तो बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे आ गए हैं। तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को बहुमत मिला और उसके साथ तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लगभग तय हो गया है। मगर सवाल भारत के ये ज़रूरी है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। जो चुनावी नतीजे आए हैं, जो जमात हारी है, जो गठबंधन हारा है विपक्ष का, वो हारने से भारत को क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। तारिक रहमान की बीएनपी जीतने से भारत को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। तारिक रहमान भारत के ज़्यादा करीब रहने वाले हैं या पाकिस्तान के या चाइना के, या उन पर यूएस का होल्ड रहने वाला है। काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मेरे साथी विनय सुल्तान हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, सबसे पहले तो तारिक रहमान के बारे में बताइए, क्योंकि तारिक रहमान का जो इतिहास रहा है वो उनको संदिग्ध बना देता है भारत की नज़रों में। क्योंकि उनका अगर आप इतिहास देखेंगे तो उनका जो पहले जो उनके भाषण रहे हैं, जो उनका स्टैंड रहा है, जब उनकी माँ खालिदा जिया प्रधानमंत्री होती थी बांग्लादेश की, तो एंटी भारत एस्टेब्लिशमेंट पूरा उनका स्टैंड रहता था। पर इस चुनाव के पहले वो बदला था। जब लंदन से वो लौटे ठीक चुनाव से पहले, तब उनका माहौल, बातचीत, भाषण सब बदला बदला सा था। और देखा गया कि जमात ना जीते, बीएनपी जीते तो माना गया ज़्यादा ठीक रहेगा भारत के लिए। तो सबसे पहले भारत पर क्या असर, तारिक रहमान को भारत किस नज़रिए से देखेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने फ़ोन पर बात भी की है, वहाँ बधाई दी है तारिक रहमान को, उधर से भी ट्वीट आ गया है, उसका स्वागत किया गया है कि नहीं हम अच्छे संबंध बना के चलेंगे। कैसे देखे भारत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वो वैश्विक नेता हैं जिन्होंने तारिक रहमान को बधाई दी है। ये चीज़ जो है उसको दर्ज किया जाना चाहिए, ट्वीट करके सबसे पहले उन्होंने किया है, और उसके बाद में फ़ोन पे बात हुई दोनों नेताओं की। अच्छा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साउथ एशियन रीजन में जितने भी देश हैं वहाँ पे मोटा मोटी भारत एक चुनावी मुद्दा होता है, क्योंकि भारत इस रीजन का सबसे बड़ा देश है। तो इसकी वजह से कई जगहों पे आपको पॉलिटिकल जो लाइन है वो ये इस पर खींचती है कि प्रो इंडिया या एंटी इंडिया। तो ऐसे देश सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, नेपाल भी है। हम ऐसे तमाम देश देखते हैं जहाँ पे भारत को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है। तो वैसे में बांग्लादेश की राजनीति में आवामी लीग जो है उसको प्रो इंडिया पार्टी के तौर पे देखा जाता था। हालांकि आवामी लीग माने शेख हसीना की पार्टी जो भारत में है, और इसको बीएनपी को जो है वो एंटी इंडिया पार्टी के तौर पे देखा जाता था। हालांकि शेख हसीना ने अपने समय में चीन के साथ में भी अच्छे संबंध बनाए थे, है ना। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है बांग्लादेश की। तो बीएनपी, लेकिन बीएनपी क्योंकि हमारे पास में भी वहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, और बीएनपी को भी ये समझ में आ रहा था कि अगर उसको एक सत्ता की चाबी जो है वो इंक्लूसिवनेस में है, वो सबको साथ में लेके चलने में है, तो उसने भी जो है भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की है। तो ये स्थिति अभी बीएनपी की बनती है। और तारिक रहमान के बारे में कि तारिक रहमान बहुत उनकी फॉर्मल एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है कि मतलब बहुत यूनिवर्सिटी और तमाम जगहों से पढ़े हों, लेकिन वो ये है कि वो राजनीति करते रहे हैं। शेख हसीना के बेटे हैं जॉय, जो कि 18 साल से बाहर हैं, जबकि उनकी जो माता जी हैं वो प्रधानमंत्री थी। लेकिन इनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा क्योंकि मजबूरी में, क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमे हुए थे, भ्रष्टाचार के मामले थे, सजा हो गई थी। अगर रहते तो जेल जाना पड़ता, तो स्वास्थ्य का हवाला देकर लंदन चले गए। 2008 के बाद से लंदन में रह रहे थे तारिक रहमान, तो वो और चुनाव ठीक पहले लौटे। तो तारिक रहमान के एक तरीके से निर्वासित जीवन जी रहे थे, जबकि जॉय जो हैं वो निर्वासित जीवन, वो उनका चुनाव था खुद का। तो ये दो स्थितियां बनती हैं वहाँ पे। तो तारिक रहमान के बारे में खास बात यह है कि लंदन में रहते हुए भी उन्होंने पीछे से पार्टी को चलाते रहे, एक्टिव रहे। तो बीएनपी को के जो सारे डिसीजन मेकिंग जो है वो लंदन से होती थी उस समय, जिस समय वो लंदन में रहते हैं। अच्छा, तारिक रहमान के साथ में भारतीय जो टॉप पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है वो काफ़ी समय से राब्ते में थी। अगस्त 2024 से पहले जब शेख हसीना को वहाँ से निकाला गया, उससे पहले से ही तारिक से बात होती रहती होगी, मतलब जैसे होता है सामान्य तौर पे कर्सी कॉल्स। लेकिन अगस्त 2024 के बाद में भारत के लगातार संपर्क में तारिक रहे हैं। और उनकी जब जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो जब बांग्लादेश गए थे ढाका, तो वहाँ पर भी उनसे तारिक से उनकी मुलाकात हुई थी। तो यहाँ से ये समझ में आना शुरू हुआ कि बीएनपी का भारत को लेकर रुख जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है, और भारत के साथ में आने वाली अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो वो वैसी तल्खी नहीं देखने को मिलेगी जैसी 2001 से 2006 में खालिदा जिया के समय देखने को मिली थी हमें। तो ये एक बात हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो हमको एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश के साथ में भारत का 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। बिल्कुल। और ये बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर कहीं पे भी डिस्प्यूटेड नहीं है। मतलब इस 4000 किलोमीटर में एक भी इंच ऐसी नहीं है जिसपे ये दुविधा की स्थिति हो कि ये बांग्लादेश में है कि भारत में। हालांकि बॉर्डर बहुत पोरस है, कई जगहों पे बॉर्डर जो है, नदियां जो हैं वो बॉर्डर का काम करती हैं, मेघना नदी बॉर्डर का काम करती है। तो लेकिन इसके बावजूद
हमको कभी ये डाउट नहीं कि ये इस इलाके में बीएसएफ पेट्रोल करेगा या वहाँ पे बांग्लादेश जो बीजीबी है, बांग्लादेश गार्ड जो हैं वो पेट्रोलिंग करेंगे, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो ये बहुत क्लियरिटी है। और दोनों जो फोर्सेस जो मतलब जो इसको सीमा को सुरक्षा करने वाली जो दोनों फोर्सेस हैं, चाहे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है चाहे बीएसएफ है, इनके बीच में भी राब्ते होते रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स होती रही हैं और अच्छे कॉर्डियल रिलेशन रहे हैं। उस समय भी कॉर्डियल रिलेशन रहे हैं जब वहाँ पे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तब भी बीजेपी और बीएसएफ ने अपने रिलेशंस को खराब नहीं होने दिया, उसको एक मेंटेन करके रखा और अच्छा रिलेशन रहा। इसकी वजह से हमको ये देखने को मिला कि बॉर्डर के इलाकों में बहुत ऐसी तनाव गड़बड़ी नहीं हुई। तो ये आपने को एक चीज ध्यान रखनी है। तीसरी चीज ये है कि बांग्लादेश को भारत लगातार आर्थिक मदद देता रहा है, चाहे वो उनके कनेक्टिंग प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे रोड्स के प्रोजेक्ट्स हों, क्योंकि बांग्लादेश में आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरा देश जो है वो नदियों से कटा फटा है और मानसून के समय ऐसा होता है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी लगभग जीरो हो जाती है। तो वैसी स्थिति में भारत ने वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट का सहयोग जो है बांग्लादेश को पिछले दौर में किया है और $8 मिलियन के लगभग का क्रेडिट हमने अब तक भारत बांग्लादेश को दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश की डिपेंडेंसी भारत पे ऊर्जा को लेके है। 1160 मेगावाट की जो है हम बिजली जो है बांग्लादेश को हर साल देते हैं और ये अभी स्थिति हमारी जो है उनके साथ में बनी हुई है। और भारत के लिए बांग्लादेश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चिकन स्नैक जो हमारा बहुत वनरेबल एरिया है उसके ऊपर बांग्लादेश दोनों साइड में बैठा हुआ है, वो हमारे लिए स्ट्रेटजिक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पॉइंट है। तो वो कॉरिडोर को जो है हमको अगर सुरक्षित रखना है और नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी रखनी है तो वो कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जिसको चिकन नेक्स भी बोला जाता है। 40 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है पूरा। तो उसको अगर संभाल के रखना है, उसको अगर सुरक्षित रखना है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी बांग्लादेश के साथ में अंडरस्टैंडिंग ठीक रहे और हम एक पीस के रिश्ते में हमारे दोनों देशों के बीच में अमन रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत कर भी दी है उसकी। जब खालिदा जिया नहीं रही तब उन्होंने भी ट्वीट किया और शोक संवेदना जाहिर की थी और उसके बाद अब जब तारिक रहमान जीत गए, उनकी पार्टी बड़े बहुमत से सरकार में आ गई है, तो उनके लिए न सिर्फ पोस्ट किया बल्कि उनको फ़ोन भी किया और फ़ोन पर बधाई दी। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं प्रयास है कि बांग्लादेशी रिश्ते जो खराब हो गए थे बहुत बुरी तरीके से, वहाँ जो पिछला समय आंदोलन हुआ, जब शेख हसीना को यहाँ आना पड़ा, निर्वासित होना पड़ा, तो उस वक्त भारत विरोधी सेंटिमेंट्स वहाँ और बढ़ गए। डिमांड हुई कि शेख हसीना को लौटाओ। तो इसी पर एक ट्वीट और देखा, जो बीएनपी के प्रवक्ता हैं, कोई हैं नेता हैं, उन्होंने फिर ये बात दोहराई है जीत के बाद भी कि शेख हसीना को यहाँ लाना चाहिए और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, मुकदमेबाजी है, कोर्ट कचहरी, वो होनी चाहिए। तो ऐसे में भारत के लिए स्थितियाँ मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बड़ा संवेदनशील होंगी। नहीं, ये डेफिनेटली ये मांग जो है बांग्लादेशी सरकार की तरफ से होगी और डेफिनेटली हमारी सरकार की तरफ से, और ये एक टकराव का बिंदु बनेगा। उसके बराबर एक टकराव का बिंदु ये बनेगा कि जो उल्फा का जो एक आतंकवादी वहाँ पे परेश बरुआ, जो कि बांग्लादेश में शरण लेके बैठा हुआ है, तो हम बांग्लादेश को ये बोलेंगे कि आप परेश बरुआ को हमको लौटाइए। तो इस किस्म का जो है टकराव, जो डिप्लोमेटिक टकराव हमको देखने को मिलेगा। लेकिन इसको साइडलाइन करते हुए दरअसल मामला ये है कि भारत के ऊपर बांग्लादेश का ट्रेड जो है, जो वहाँ पे सप्लाई लाइन है बांग्लादेश से का बहुत सारा माल जो है वो कलकत्ता के पोर्ट के थ्रू जाता है। तो वो जो है अभी बंद हो रखा था। तो वो जब तक नहीं खुलेगा तब तक जो बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री है उसको जो है वो लाइफलाइन नहीं मिल पाएगी। टेक्सटाइल्स में पिछले कुछ समय में अच्छा किया बांग्लादेश ने, मगर जो पिछले समय वहाँ पर हिंसा हुई, आंदोलन हुआ, उसके बाद चीज़ें गड़बड़ाई हैं। उसको पटरी पर लाने के लिए भारत के साथ की जरूरत होगी। बांग्लादेश को जरूरत होगी, भारत को भी बांग्लादेश की उतनी ही जरूरत है। मतलब ये एक तरफ का रिश्ता नहीं है। बिल्कुल। तो ये स्थिति है। और बीएनपी के आने के बाद, क्योंकि जमात हमारे लिए थोड़ा सा है परेशानी, जमात वाले एंगल पे बात मैं आपसे करना चाहूँगा और जमात के साथ साथ में पाकिस्तान वाले एंगल पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा कि पाकिस्तान का दखल बढ़ा बांग्लादेश में और आपसी रिश्ते भी लगा जैसे कि बढ़ रहे हैं, बातचीत दोनों देशों के नेताओं की हो रही है, आना जाना हो रहा है, एयरलाइंस का चालू होना, क्रिकेट में दोनों लोग एक जैसे पिच पर नजर आ रहे थे। तो काफ़ी जगहों पर दिखा कि बांग्लादेश करीब आ रहा फिर से पाकिस्तान के, और उसका पीछे कारण था जमात, जो कि इस चुनाव में बुरी तरीके से चुनाव हारा है। तो ऐसे में बीएनपी का जीतना पाकिस्तान के लिए सही रहेगा, बुरा रहेगा, कैसे रहेगा? मतलब क्या तारिक रहमान पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते सामान्य करके चलेंगे? कौन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, भारत या पाकिस्तान? नहीं, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जमात जो है एक तरीके से पाकिस्तान की प्रॉक्सी की तरह ही काम करता रहा है। दूसरी बात यह है कि जमात को कभी भी, जो पिछले चुनाव इन्होंने लड़े तो उनको 10% से ज़्यादा वोट नहीं मिला। तो इस चुनाव में उनकी स्थिति बेहतर हुई है। तो ये आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, चाहे वो हार गई है पार्टी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सत्ता में जो दो फ्रंट रनर पार्टीज होती हैं
वो कभी भी पावर से पूरी तरीके से बाहर नहीं होती हैं। तो जमात जो है कभी भी अब बांग्लादेश की राजनीति में अप्रासंगिक नहीं होगी, आप ये समझिए। बिल्कुल। तो ये जमात ने अपनी स्थिति मजबूत की है, इसको आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज़ ये आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि वेस्ट बंगाल से जो लगता हुआ सीमा है जो हमारी भारत की, वहाँ पे क्योंकि साइजेबल माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, मतलब रंगपुर में भी है, राजशाही में भी है, और वहाँ पे आवामी लीग के जो वर्कर्स हैं उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया था। तो उन कई इलाकों में ऐसा हुआ कि 28-28, 30-30% भी वोट गिरे हैं, और वहाँ पे जमात को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जमात अपने कार्डर से वोट करवाने में कामयाब रही। बाकी जो आवामी लीग का वोटर है वो बाहर नहीं निकला, बीएनपी के वैसी मजबूत पकड़ रही नहीं। ट्रेडिशनली वो इलाका जो है, जैसे ठाकुरवाड़ी का इलाका है, गोपालगंज का इलाका है, तो वो ट्रेडिशनली आवामी लीग का इलाका माना जाता है। तो वहाँ पर वोटिंग हुई नहीं, इसलिए जमात वहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रही। तो जमात की कामयाबी की एक बड़ी वजह ये भी रही कि आवामी लीग के कई सारे जो सपोर्टर्स हैं वो बायकॉट की वजह से वोट देने बाहर नहीं निकले। इसी वजह से जो है इतना गर्म चुनाव होने के बावजूद भी आपको वोटिंग परसेंटेज जो है वो 60 के आसपास ही दिखाई दिया। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आईएसआई और माफ कीजिएगा, दूसरी बात यह है कि बांग्लादेशी सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में एक जो है विरासत है, सिमिलर विरासत है, और एक लंबे समय तक दोनों सेनाएं एक साथ ऑपरेट करती रही हैं। और तीसरी बात यह है कि बांग्लादेशी सेना जो है वो भी अपनी वो पॉलिटिसाइज्ड है। वो ऐसा नहीं है भारतीय सेना की तरह कि जिसका पॉलिटिकल लीडरशिप से या जो देश के पॉलिटिकल प्रोसेस से कोई सीधा लेना देना नहीं हो, और पॉलिटिकल लीडरशिप से वो अपने ऑर्डर्स लेते हों। वहाँ पे स्थिति ये है कि सूबेदार और नीचे की जो रैंक्स हैं, सूबेदार हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, और सिपाही राइफलमैन तक, यहाँ पे जमात का अच्छा खासा पकड़ है। और ऊपर का जो मतलब जहाँ से जेसीओ मतलब नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर, फिर कैप्टन मेजर जो है, यहाँ से जो ये रैंक शुरू होती है अपर जो लीडरशिप की, वहाँ पे मतलब कि पहले अवामी लीग की पकड़ थी, अब हो सकता है बीएनपी के साथ में वो लोग चले जाए। तो वो वहाँ की सेना भी जो है वो पॉलिटिसाइज्ड है, वहाँ की सेना में भी पॉलिटिकल धड़े साफ दिखाई देते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और बांग्लादेश ने क्या किया कि 2024 अगस्त के बाद में बांग्लादेशी सेना ने पाकिस्तानी की सेना के साथ में राब्ते कायम किए, और ये स्थिति बनी कि 2025 की मई में बांग्लादेशी जो पाकिस्तानी सेना आईएसआई का एक ब्रिगेडियर, कई कर्नल और मेजर रैंक के अफसर जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान से वो बांग्लादेश गए, बाकायदे उनसे शिष्टमंडल गया, उनको पूरा बांग्लादेश घुमाया गया। और ये जो हमारा बॉर्डर था जो बांग्लादेश के साथ में लगता है, वहाँ के भी उन्होंने दौरे किए, चटगांव हिल ट्रैक्स में भी गए, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए देवबंदी कई उलेमा जो हैं वो भेजे गए, वहाँ पे कई बरेलवी उलेमा भेजे गए जो जाके वो वहाँ पे जमात के लिए प्रचार कर रहे थे। और ये वीडियोस बहुत पब्लिक डोमेन में है। और वहाँ पे आप ये देखिए कि कमाल की बात ये है कि बांग्लादेश बना ही था उर्दू का विरोध करते हुए, और ये तमाम उलेमा जो हैं अपनी तकरीर जो है उर्दू में कर रहे थे, और बार बार वही कि जो एक उम्मत और एक पहचान और इस्लाम के नाम पे गोलबंद करने की कोशिश कर रहे थे। तो जमात में पाकिस्तानी जो आईएसआई है वो हेविली इन्वेस्टेड है। और दूसरी बात यह है कि जमात चाहे ये चुनाव हार गई है, लेकिन जमात का मसल पावर आप जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पर सरकार में तो बीएनपी रहेगी ना, सरकार में बीएनपी रहेगी, पॉलिसीज डिसाइड वही करेंगे, सरकार में बीएनपी रहेंगी, लेकिन ग्राउंड पे तो जमात रहेगी ना सौरभ। और आप इसके जो नतीजे जो हैं अगले 6 महीने जो हैं वहाँ पे आपको बांग्लादेश में लगातार तनाव दिखेगा, क्योंकि जमात जो है अपने पॉलिटिकल पावर को रीअसर्ट करेगी ग्राउंड पे जाके, और वो दिखाएगी कि हम आ गए हैं और हो सकता है अगला इलेक्शन हम जीत जाएं, लेकिन हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो वो जो एरिया मार्क करने वाला की टेरिटरी मार्क करना, मदद भी करेगा। पाकिस्तान ने बाकायदा मदद की है, हथियार भी सप्लाई किए हैं, वहाँ पे मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग भी हुई है, हमास के लीडर्स को बांग्लादेश ले जाया गया है और वहाँ पे बातचीत हुई है जमात के नेताओं के साथ में। तो जमात को एक क्षत्रिय ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिसमें तमाम जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी उसके अंडर में आए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँ सरकिया ग्रुप है, हिफाजत इस्लाम है और हिजबुल तहरीर है। तो इस किस्म के जितने ग्रुप हैं, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम है, तो ये जो है जमात के साथ में लगी हुई हैं। तो जमात ने अपने बाहर की तरफ जो है एक बड़ा सुरक्षा घेरा खड़ा कर लिया है कि अगर कल को सरकार के साथ में उसका कॉन्सेंट्रेशन हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में उसका कॉन्सेंट्रेशन हो, तो उसका मुकाबला कर सके हथियारबंद तरीके से। और मैं बार बार ये कहता रहा कि अगर जमात इस बार सत्ता में नहीं आती है तो जमात हिंसात्मक रास्ता लेगी, और यही हमको जो है अभी के एनालिसिस में भी यही होता हुआ दिख रहा है कि जमात जो है अब और मिलिटेंसी के साथ में और हिंसक कार्रवाइयों में
लगेगी। बिल्कुल, चुनाव के दरमियान भी कई जगह इस तरह की शिकायतें आई, कई जगह चुनाव हिंसा की हुई, कई कुछ लोग कई हत्या जगहों भी पे हुई। मोलातो जो कॉकटेल होता है, जिसको हम सामान्य तौर पे पेट्रोल बम बोल देते हैं, दरअसल होता क्या है कि वो जो एक बोतल में पेट्रोल डाल के ऊपर से कपड़ा डाल के, तो वो बम जो है वो कई जगह पे फायर हुए हैं, मतलब कई जगहों पे फोड़े गए हैं। उसके अलावा फायरिंग भी हुई है, हिंसा हुई है, 5 लोगों के मरने की भी खबर थी। तो ये बंगाल के, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो चाहे ईस्ट बंगाल हो, जो बांग्लादेश है, वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर में ये रहा है कि हिंसक होते हैं चुनाव, और हिंसाएं होती हैं चुनावी प्रोसेस में। तो ये सामान्य बात है, लेकिन इतनी भी सामान्य नहीं जितनी सामान्य हम लोग चलिए, समझते अब हैं। पाकिस्तान में बहुत बात कर ली, अब चाइना की बात कर रहे थे, क्योंकि चाइना की चिंता ज़्यादा रहती है भारत को कि चाइना का दखल कितना है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं खासतौर पर, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाइना का दखल कैसा रहेगा। अब इस जो सरकार, जाहिर सी बात जो आ रही तारिक रहमान की, उनको चाइना ने बधाई दी है, जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर भी बांग्लादेश की जनता को बधाई दी है, तो कहीं ना कहीं मैसेज चाइना की तरफ से भी आया है। चाइना हमसे बड़ा स्टेक होल्डर है आज की तारीख में बांग्लादेश में, आपको ये मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश चाइना के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एक बार नक्शा देखेंगे, अगर मेरे कहने पे, तो नक्शा आप देखिए, तो चाइना का जो ट्रेड रूट है, मतलब जैसे आप इंडिया से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, दक्षिण की तरफ, तो आपको एक छोटा सा ऐसे स्ट्रेट दिखेगा, जिसमें आप मान लीजिए पानी का दर्रा, मतलब जिसको मलक्का स्ट्रेट हम लोग बोलते हैं, और चाइना का 90% व्यापार वहाँ से होता है। चाइना की सबसे बड़ी वनरेबिलिटी है एनर्जी, उसके पास में पेट्रोलियम नहीं है, तो उसको एनर्जी के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस है। और वो जो गल्फ से जो भी तेल आता है वो उसी मलक्का स्ट्रेट की तरफ से आता है, और वो मलक्का स्ट्रेट जो है वो चाइना की सबसे बड़ी वनरेबिलिटी है। कल अगर चाइना किसी भी मुश्किल परिस्थिति में पड़ता है, तो जो भी एडवर्सरी देश अगर वो मलक्का स्ट्रेट को चोक कर देता है, अगर उसको जाम कर देता है, तो चाइना जो है बुरी तरीके से कट फट जाएगा। अब वैसी स्थिति में बांग्लादेश जो है वो चाइना को एक स्केप रूट देता है, वो डायरेक्टली उसको इसमें क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में एक्सेस देता है। तो मलक्का स्ट्रेट का जो वनरेबिलिटी है उसको बांग्लादेश सॉल्व करता है। इसीलिए चाइना ने हेविली इन्वेस्ट किया है वहाँ पे पोर्ट्स में, मतलब खासतौर पे बंदरगाहों में बहुत हेविली इन्वेस्ट किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि चाइना ने बांग्लादेशी नेवी को स्ट्रांग बनाने की बहुत मतलब प्रयास किए हैं, उनको बहुत क्रेडिट पे जो है पनडुब्बियाँ दी हैं। एक BNS पिकाऊ है बांग्लादेश नेवी की, वो पनडुब्बी जो है वो चाइना की तरफ से डिज़ाइन करके उनको दी गई है। और इन पनडुब्बियों के जो वो होते हैं जहाँ पे पनडुब्बियाँ खड़ी होती हैं, स्टेशंस, वो भी चाइना ने डेवलप करके दिए हैं। इसके अलावा पद्मा नदी के ऊपर एक रेलवे ब्रिज बना के दिया है, ताकि पद्मा नदी जब बाढ़ में होती है उस समय भी वो कनेक्टिविटी वहाँ से रहे। और तीसरा यह है कि चाइना दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश में हेविली इन्वेस्ट किया है चाइना ने। तो चाइना हमसे ज़्यादा जो है स्टेक होल्डर है आज की तारीख में बांग्लादेश में, ये हमको समझना पड़ेगा। और बांग्लादेश में ये चाइना का स्टेक बड़ा है, और BNP के साथ में उनके अच्छे संबंध रहे हैं। आखिर में लोग ये भी जानना चाहेंगे विनय कि जो वर्ल्ड पावर है अमेरिका और रूस, इनका क्या स्टेक है, क्योंकि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा था तो बहुत सारे सोर्सेज से आप भी बता रहे थे कि CIA कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, या इस बीच इर्द गिर्द जहाँ भी नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, जहाँ जहाँ भी कुछ कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो अमेरिका और रूस का क्या स्टेक रहेगा? देखिए, किसी भी देश का बांग्लादेश में स्टेक का सबसे बड़ी वजह है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल पुराना ट्रेड रूट है, 200 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड हर साल होता है वहाँ पे, जिसमें भारत भी शामिल है, और बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा जो है, और रशिया और अमेरिका का भी वही है। और बे ऑफ बंगाल को अगर किसी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए, क्योंकि अमेरिका की, आप देखिए कि अमेरिका की रणनीति जो है वो चाइना को काउंटर करने की। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि चाइना जो है वहाँ पे पोर्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो अमेरिका ने इसलिए इंसिस्ट किया कि उनको एक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में छोटा सा, उसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड, तो उस सेंट मार्टिन आइलैंड को दे दिया जाए उनको। तो इसके ऊपर जो शेख हसीना ने अपने बाद में बयानों में बोला भी, तो अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड इसीलिए चाहता है कि कल को जब वो मलक्का स्ट्रेट चोक करे और चाइना जो है ये एस्केप रूट बांग्लादेश वाला अपनाए, तो हम वहाँ पर भी उसको काउंटर कर सकें। तो वहाँ पे वो अपना मिलिट्री बेस बनाना चाह रहे थे। इस बात पर भी कोई मतलब बातें तय नहीं हो पाई, जबकि यूनुस जो है वो बहुत फेवरेबल थे अमेरिका के, लेकिन ये डील जो है हो नहीं पाई है। और डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे सत्ता में, तो उन्होंने कहा था कि वो वहाँ पे एक रिजॉर्ट बनाएंगे, और ये तमाम किस्म की बातें हुई, ताकि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है इसके मुद्दे को गर्म रखा जा सके। ठीक, दूसरी बात यह कि अमेरिका ने अभी ट्रेड डील की है। तीसरी बात यह है कि बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट है, जो डॉलर्स बांग्लादेश में आते हैं, उसका सबसे बड़ा जरिया है रेडीमेड गारमेंट्स, और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है अमेरिका को वो लोग भेजते हैं।
और अमेरिका के साथ में भी ट्रेड डील हुई है। अमेरिका ने उनके ऊपर 19% का टैरिफ लगाया, लेकिन रेडीमेड गारमेंट के ऊपर टैरिफ 0 कर दिया है उस शर्त पे अगर वो अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करें। तो अमेरिका के रुई से बना हुआ, अमेरिका के कपास से बना हुआ जो गारमेंट है उसके ऊपर टैरिफ जो है 0 है। तो घुमा फिरा के बात उतनी ही पड़ जा रही है, आप जब मंगवा रहे हैं तो उसका खर्च है ही। तो लेकिन 19% का जो है टैरिफ है वो भारत का 18% लगभग बराबर का टैरिफ है। उसके अलावा जो अभी की ट्रेड डील हुई है, जो जाते जाते यूएस ने जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ में की है, उसमें उन्होंने $15 बिलियन का एनर्जी के जो है प्रोडक्शन वो खरीदेंगे, मतलब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल वगैरह जो कि वेनेजुएला से ये लोग निकाल रहे हैं, तो वो खरीदेंगे। 3.5 बिलियन के एग्री प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका के साथ में इनकी डील हुई है। और तीसरी बात यह है, बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश म्यांमार में जाने की एक खिड़की उनको देता है, और वो जो कॉरिडोर जो दे रहे हैं वो अराकान जो पूरा का पूरा इलाका है, तो वहाँ पे जो अराकान वाला जो रीजन है उसमें जो म्यांमार में ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कुकी जो लड़ाके हैं जो लड़ रहे हैं म्यांमार में, वो दरअसल उनकी मेजोरिटी जो है वो धार्मिक रूप से उनका बिलीफ, जो उनका अकीदा जो है क्रिश्चियनिटी में है, और अमेरिका के वहाँ पे बहुत निहित हित हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि म्यांमार अभी जो है अमेरिका और चाइना के बीच में रसाकसी की वजह बना हुआ है जी। तो अमेरिका ये चाहता है कि बांग्लादेश उनको एक कॉरिडोर दे दे ताकि वहाँ से, और इस वजह से वहाँ पे अमेरिका के स्पेशल ऑपरेटिव्स आपको लगातार दिख जाएंगे। और ये अमेरिका का वहाँ पे सामरिक रूप से भी अमेरिका इन्वेस्टेड है, और दूसरी तरीके से अमेरिका ने इन्वेस्ट भी किया है। रूस का क्या मामला है? रूस का इंटरेस्ट जो है वो बांग्लादेश में वो पोर्ट्स को लेके है, और पोर्ट्स के अलावा मोटा माटी सभी जितने बड़े देश हैं, चाइना हो गया, रशिया हो गया या यूएस हो गया, पोर्ट्स में, बंदरगाहों में बड़ा इंटरेस्ट हाँ, है, ट्रेड रूट के लिए। क्योंकि बे ऑफ बंगाल में आपको क्या है कि डीप पोर्ट जो है आपको मिलते हैं हर जगह पर, हर जो जितना अपनी कोस्टल लाइन है सारी की सारी पोर्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकती। कुछ खास जियोग्राफिकल जगह ही हैं जिनको आप पोर्ट के तौर पे तब्दील कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि रशिया के वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हैं, तो रशिया वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इन्वेस्टेड है, तो रशिया का भी इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है। और रशिया मतलब CIA और रशियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ पे उनके बीच में खींचातानी भी चली है। अभी एक इनका ब्रिगेडियर लेवल का एक ऑफिसर जो है अमेरिकन आर्मी का, वो कॉक्सेस बाजार में एक होटल में मृत पाया गया। उसके बारे में तमाम किस्म की जो है धारणाएं बनाएगी, किसने मारा किसने नहीं मारा, लेकिन संदिग्ध स्थितियों में मरा। कई लोगों का कहना है कि रशियन का काम है ये, कई लोगों का कहना है कि चाइनीज़ का काम है, कई लोगों का कहना है इंडियंस का काम है, तमाम किस्म की। तो वहाँ पे कॉक्सेस बाजार एक ऐसा इलाका है जो मतलब बहुत शेडी इलाका है। जैसे काठमांडू एक बहुत शेडी इलाका हम मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे डीप स्टेट के ऑपरेटिव्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से बांग्लादेश में कॉक्सेस बाजार का जो इलाका है वहाँ पे डीप स्टेट के आपको ठीक ठाक प्रेजेंस मिल जाएगी तमाम देशों की, इसमें रशिया, इंडिया, चाइना, तमाम देश जो है, पाकिस्तानी ISI वगैरह सब शामिल है। तो ये स्थिति अभी बांग्लादेश की बनती है। तो बांग्लादेश बहुत सारे सुपर पावर्स के बीच में सैंडविच हो गया है अपनी जियोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से। तो ये स्थिति अभी बांग्लादेश की बिल्कुल। बनती तो है। सभी के कुछ ना कुछ हित निहित हैं बांग्लादेश में और वहाँ की पॉलिटिक्स में। सबसे ज़्यादा हमारा जोर इस पर रहा कि भारत का क्या हित है और भारत कैसे तारिक रहमान के साथ बातचीत के जरिए जो रिश्ते पिछले कुछ समय में बिगड़े हैं उनको बेहतर और पटरी पर ला पाएगा। इसको देखने वाला होगा, इस पे हमारी भी नज़र बनी रहेगी। बाकी पूरी दुनिया की नज़र बांग्लादेश पर रहने ही वाली है। भारत का जाहिर सी बात है कि ज़्यादा वहाँ पर हित है। तो जो भी आगे अपडेट्स आते हैं आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपका इस पूरी बातचीत के बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बांग्लादेश के जो नतीजे आए हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं उनके बारे में भी जरूर बताइएगा। बाकी न्यूज़ पिंच लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी दिखाते बताते रहिए। शुक्रिया।